नमस्कार। इस अंक में हम पढ़ेंगे रघुवीर सहाय की कविता तोड़ो। ये कविता 12वीं कक्षा की पुस्तक अंतरा भाग 2 के पद्यखंड से ली गई है। इस कविता की पूरी व्याख्या हम इस अंक में जानेंगे, लेकिन उससे पहले कवि रघुवीर सहाय का जीवन परिचय जान लेते हैं। रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ में एक संपन्न परिवार में हुआ। यह नई कविता के कवि हैं। रघुवीर सहाय एक ऐसे कवि हैं जो बड़ी सजगता से और ईमानदारी से काव्य की भाषा और शिल्प को नियोजित करते हैं। इनकी साहित्यिक कृतियों की बात करूं तो इनकी साहित्यिक कृतियों में शामिल हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, लोग भूल गए आदि। इस अंक में तोड़ो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं और ये कविता सृजनात्मकता का आह्वान है, अर्थात सृजन का आकांक्षी कवि सृजन हेतु मन की भूमि तैयार करने की बात करता है। तो इस तरह हमने कवि परिचय जान लिया, कविता की भूमिका भी जान ली। तो अब कविता की विस्तृत व्याख्या कर लेते हैं। कविता की पंक्तियां देखते हैं। तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि सृजनात्मकता के लिए बंजर और अनुपजाऊ भूमि को उपजाऊ बनाने का आह्वान करता है। एक तरफ तो वो जमीन को उर्वर और सरस बनाना चाहता है जिसके ऊपर फसल लहलहाए, तो दूसरी तरफ वो मन की पड़ती जमीन को भी खुशियों से भर देना चाहता है, उल्लास से भर देना चाहता है। उसके अंदर की खींच को, जितनी भी बुराइयां हैं उनको निकाल बाहर फेंकना चाहता है, जिससे कविता का सृजन संभव हो सके। कवि कहता है कि जितनी भी बंजर भूमि है उसे तोड़कर उपजाऊ बना देना चाहिए। ये पत्थर और ये जो चट्टाने हैं जिनके बंधन में पड़कर ये भूमि अनुपजाऊ बन गई है, इस ऊपरी सतह के जो झूठे बंधन हैं, इन झूठे बंधन को तोड़कर अगर अलग कर दिया जाए तो धरती के वास्तविक स्वरूप को हम जान पाएंगे। यह हम जानते हैं कि मिट्टी में रस है, इसीलिए इसमें जो बीज बोया जाता है वो पालित पोषित होता है और उसके रस से ही, उसकी उर्वरा शक्ति से ही उसका पोषण होता है। तो उस दूब के उगने के कारण जो मिट्टी का रस है, उस मिट्टी के रस के वास्तविक स्वरूप को हम जान सकने में सक्षम हो पाएंगे जब सारे झूठे बंधनों से ये जो मिट्टी है ये मुक्त होगी। इसी जमीन से मन की जमीन की तुलना करते हुए कवि कहता है कि मन के मैदानों पर भी जो खीज है, जो नकारात्मकता है, जो सृजन करने में जो भी बाधक तत्व हैं जिसकी वजह से सृजन नहीं हो पा रहा है, तो मन के मैदानों पर भी जो ऊब और खीज है उसे भी हटा देना चाहिए और मन के मैदान पर, मन की भूमि पर, मन की जमीन पर भी उल्लास और खुशियों के फसल लहलहाए और कविता का सृजन संभव हो सके, ऐसा कवि चाहता है। और इसीलिए दोनों की तुलना करके दोनों से ही नकारात्मकता को और जो अनवांछित तत्व हैं उनको हटाना चाहता है। आगे की पंक्तियां। तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती पड़ती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डालें, इस अपने मन की खींच को, गोड़ो गोड़ो गोड़ो। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहता है कि जितनी भी ऊसर और बंजर भूमि है, अनुपजाऊ भूमि है, जिस पर फसल नहीं उगाई जा सकती, जो सिर्फ पशुओं के चरने के लिए छोड़ी गई है, ऐसे सभी जमीनों को, ऐसी सभी भूमि को उर्वर बना दिया जाना चाहिए, यानी उपजाऊ बना दिया जाना चाहिए। और जब तक ये उपजाऊ नहीं बनेगी तब तक इस पर रोपे जाने वाले बीज को अपने रस से पोषित कर सकने में वो असक्षम होगी। मिट्टी की जो समरसता है वो तभी पता चलेगी जब वो उसमें डाले गए बीज को पोसेगी,
तभी हम जान पाएंगे कि मिट्टी में वास्तविक रस है या नहीं है। ठीक इसी प्रकार मन की खीज और ऊब से मानव मन की जो बंजर भूमि हो गई है, उस बंजरता को समाप्त कर सृजन की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए ये जरूरी है कि मन की बंजरता को समाप्त किया जाए। इस मन की बंजरता को बनाने के लिए जो मन के भीतर ऊब है, खीज है, इन सब को हटा दिया जाना चाहिए, ताकि मन की बंजर भूमि भी सरस बन जाए और इसमें सृजन की प्रक्रिया संभव हो सके। किसी भी फसल के उगने की जो प्रथम प्रक्रिया है, गोड़ने की प्रक्रिया, उस गोड़ने की प्रक्रिया का आह्वान करता है। इस तरह कवि ने एक तरफ खेती के लिए ऊसर और बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए आह्वान करता है, दूसरी तरफ मन की भूमि जिसकी बंजरता की वजह से सृजन की प्रक्रिया रुक गई है, संभव नहीं है, उसे भी नकारात्मकता से मुक्त करना चाहता है, ऊब और खीज से मुक्त करना चाहता है, ताकि सृजन की प्रक्रिया संभव हो सके। ये तो रही व्याख्या। व्याख्या पर आधारित बोर्ड की परीक्षा में 6 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी 6 अंक का प्रश्न आपसे बोर्ड की परीक्षा में व्याख्या पर आधारित पूछा जाएगा। क्योंकि ये कविता छोटी है, तो ये कविता की पूरी पंक्तियां आपको पूछी जा सकती हैं, और कविता की पूरी पंक्तियां अगर पूछी जाती हैं तो आपने सबसे पहले प्रसंग लिखना है। प्रसंग लिखने के बाद प्रसंग में कविता कौन सी है, कवि कौन से हैं, कौन सी पुस्तक से ली गई है, और 1-2 पंक्तियों में इस कविता का निचोड़ लिख देना है। उसके बाद विस्तृत व्याख्या जो मैंने आपको कराई है, वो विस्तृत व्याख्या लिख देंगे। और उसके लिखने के बाद आता है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य भाव सौंदर्य जमा शिल्प सौंदर्य से मिलकर बना है। काव्य सौंदर्य का जो पहला पक्ष भाव सौंदर्य है, उसमें आप कविता में कौन सा भाव निहित है, उस भाव को 1-2 पंक्तियों में लिख देंगे। जैसे कविता में ये भाव निहित है कि कवि बंजरता को समाप्त करके उर्वरता लाना चाहता है, अनुपजाऊपन को समाप्त करके उपजाऊ बनाना चाहता है, और मन की तुलना, मन की भूमि की तुलना वास्तविक जमीन से, भूमि से करता है जिसपे फसल उगती है। तो इस तरह आप अपनी भाषा में 2 या 3 पंक्तियों में इसका भाव लिख देंगे। अब आते हैं शिल्प सौंदर्य पर। शिल्प सौंदर्य में कुछ पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए हैं। अगर पूरी कविता आती है तो ये सारे पॉइंट्स तो लिखने ही हैं। अगर आधी कविता आती है तो भी आपको ये पूरे पॉइंट्स लिखने हैं। तद्भव और देशज शब्दों का प्रयोग है, भाषा खड़ी बोली है, मुक्तक छंद है, उद्बोधनात्मक शैली है, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति है, तोड़ो तोड़ो में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। चूंकि ये छोटी सी कविता है, आकार की दृष्टि से छोटी कविता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा अलंकार नहीं है। तो ये सारे जो 6 पॉइंट्स हैं आपको एक साथ शिल्प सौंदर्य में लिख देना है, और इस तरह आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी और आप 6 अंक पाने के योग्य बनेंगे। इस अंक में इतना ही, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्याख्या समझ आ गई होगी। बोर्ड की परीक्षा के दृष्टि से ये कितना उपयोगी है ये भी समझ आ गया होगा। अगर इसके बावजूद कोई प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगी। आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का आपको पता चले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले अंक में अगली कविता की व्याख्या के साथ एक बार फिर मैं उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।